स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 4 खनिज और धातु कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने समझा था धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, जिसमें हमने पढ़े थे धातुओं और अधातुओं की कठोरता, उनकी चमक, आघातवर्धनीयता, तन्यता और धातुओं और धातुओं की विद्युत धारा और ऊष्मा के प्रति चालकता, कि वो चालक होते हैं या फिर कुचालक। समझेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों से मतलब होता है कि धातुओं और अधातुओं में ऑक्सीजन, जल और अम्लों के साथ क्रिया करने के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। देखो बच्चों, यहां पर हमारे सामने है सोडियम, जो कि एक धातु है। सोडियम की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो यहां पर हमें मिला सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो बच्चों जितने भी धातु होते हैं कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाते हैं धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, अब क्योंकि आप इन इक्वेशंस को फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि 7th में आपने इक्वेशंस नहीं समझे थे, सिंपल क्रियाएं समझी थी, तो आज हम क्रियाओं को इन इक्वेशंस के माध्यम से इस तरीके से समझेंगे। तो देखो, यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन की क्रिया हुई है ना। सोडियम धातु ने जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो हमें मिला सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, Na2O। पर यहाँ पर Na2O के सामने 2 क्यों लिखा हुआ है, इस बात को समझेंगे। यानी कि इसे कहते हैं इक्वेशन का बैलेंसिंग देखना, बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो, Na के 4 एटम है हमारे पास और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कहने का मतलब है Na के हैं 4 और ऑक्सीजन के कितने हैं 2। ठीक है, तो राइट साइड में भी हमारे पास क्या होना चाहिए, Na के 4 और ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी चीज जो लेफ्ट साइड में होता है, जो जो क्रिया करते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट, और राइट साइड में जो होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास है Na के 4, तो देखेंगे राइट में भी Na के 4 एटम होने चाहिए। तो Na2 यहाँ पर है और 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 2 जा 4, तो Na के यहाँ पर भी 4 हो गए, यानी सोडियम। Na को हम क्या है, Na सोडियम है। ठीक है, और ऐसे ही ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं 2, और यहाँ भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। देखो यहाँ पर O है यहाँ, और यहाँ बाहर लिखा हुआ है 2, तो ये जो 2 है ये सोडियम के साथ भी है और ये वाला 2 ऑक्सीजन के साथ भी होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के यहाँ भी कितने हो गए 2, और लेफ्ट साइड में भी कितने हैं 2 हैं। तो इक्वेशन बैलेंस्ड भी है, और इस तरीके से करते हैं हम इक्वेशन को राइट डाउन की सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किस तरीके से प्रोडक्ट बनाया। ऐसे ही मैग्नीशियम का देखेंगे। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं तो ये ऑब्वियसली बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो 2Mg+O2, तो यहाँ बना 2MgO। ठीक है, Mg के लेफ्ट साइड में है, यानी कि रिएक्टेंट में है 2 एटम, और यहाँ पर भी है प्रोडक्ट में भी है Mg के कितने, Mg क्या है, मैग्नीशियम के कितने हैं 2 एटम ही है। ठीक है, और ऐसे ही ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में भी 2 है और राइट में भी 2, तो ये भी बैलेंस्ड है। ठीक है, दोनों चीज साथ साथ देखते चलते हैं। अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ठीक है, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया के कुछ और एग्जाम्पल भी देख लो। हमारे पास यहाँ पर अभी हमने मैग्नीशियम की क्रिया देख ली, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अब हम देखेंगे कॉपर की। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, क्योंकि कॉपर भी एक धातु है ना, अभी हम धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया देख रहे हैं, तो जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंसिंग देखना आपको आ ही गया है, तो वो भी देख लेंगे साथ में। Cu यानी कॉपर, कॉपर के कितने एलिमेंट है, एटम है यहाँ पर 2, O के भी 2 है, और यहाँ देखो यहाँ पर राइट साइड में यानी कि प्रोडक्ट में Cu के 2 हैं, क्योंकि 2 बाहर लिखा हुआ है तो 2 Cu के साथ भी है और 2 जो है वो O के साथ भी है। तो O के भी कितने एटम है 2, और Cu के भी कितने एटम है 2, तो बैलेंस्ड भी है। और बना क्या, धात्विक ऑक्साइड, धातु है कॉपर, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। ऐसे ही आयरन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो मिलेगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन की ऑक्सीजन से क्रिया हुई तो मिला आयरन ऑक्साइड। आयरन को किससे डिनोट करेंगे, Fe। ठीक है, Fe और ऑक्सीजन क्या होता है O2, तो जब इसकी क्रिया हुई तो हमें मिला आयरन ऑक्साइड, तो Fe2O3। और इसके कितने पार्ट, कितने
2 मिलेंगे हमें। तो देखो बाहर लिखा हुआ है ना इसके सामने 2। अब हम देखेंगे बैलेंस्ड है या नहीं है। तो आयरन के लेफ्ट साइड में है 4 एटम, तो देखेंगे राइट में कितने हैं। राइट में है आयरन के 4, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन के हैं राइट में 2 3 जा 6। अब हम देखेंगे लेफ्ट में कितने हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पर है 2 3 जा 6। इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ कमी है। तो क्या कमी है लेफ्ट साइड में, क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पर आएगा 3O2। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि 3 लिखा हुआ नहीं था, मिस प्रिंट था, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। 4Fe प्लस 3O2 बना 2FeO3, ये बना आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद अधातुओं की क्रियाएं। अधातुओं में देख लो, क्योंकि हमारे पास कार्बन है यहाँ पर, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ये है कार्बन, अधातु है, ध्यान रखना। अभी तक हमने पढ़े हैं धातु और यहाँ पर है हमारे पास अधातु। तो अधातु में सिर्फ कार्बन जो है वो कर रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो मिलकर के बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस CO2। ये आपको फॉर्मूला सभी को पता भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, सिंपल है, CO2। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और बैलेंस देखना आपको आ ही गया है, तो इसको यहाँ पर देख लेंगे। Ca कितने हैं यहाँ पर एटम, 3, और यहाँ पर भी कितने हैं, यहाँ देखो राइट साइड में, लेफ्ट में 3 थे ना, अब राइट में देखो, राइट में 2 तो है यहाँ पर। ठीक है, 1 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए 3। तो लेफ्ट में भी 3, राइट में भी 3। ऐसे ही लेफ्ट में ऑक्सीजन के कितने हैं 4, 2 2 जा 4। अब हम देखेंगे राइट में ऑक्सीजन के कितने हैं, तो यहाँ पर भी देखो 2 यहाँ पर है ऑक्सीजन के और 2 यहाँ पर है, तो 2 2 मिलके हो गए 4। तो कार्बन ऑक्सीजन दोनों के बैलेंस भी हैं, तो इस चीज को हम साथ में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको एक बार पढ़ लेंगे। सोडियम और पोटेशियम के अधिक क्रियाशील होने के कारण ये जल्दी ऑक्सीकृत होते हैं। ठीक है, इनको आप खुला नहीं रख सकते हैं, क्योंकि खुला रखते ही ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो इसको ज्यादा जल्दी से क्रियाशील ना होने दें, ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, इसको मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनता है धात्विक ऑक्साइड या फिर धात्विक हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक धातु है सोडियम, सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, और H2O यानी जल। तो जल का फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं जल को, H2O। तो जब सोडियम की H2O के साथ रिएक्शन हुई तो हमें मिला NaOH। NaOH किसका फॉर्मूला है, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, और साथ में है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो रिएक्टेंट है हमारे सामने सोडियम और जल, और हमें मिलता क्या है इसमें प्रोडक्ट, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं मैंने आपको भी समझाया था, करना तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है ये आपको देखना जरूरी है। ऐसे ही मैग्नीशियम एक धातु है। जब मैग्नीशियम Mg की H2O यानी जल के साथ, जल यहाँ पर गर्म या फिर भाप लेंगे, क्रिया करते हैं तो मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस H2। एरो का निशान के दिखा रहा है कि ये गैस है। ठीक है, ऐसे ही सोडियम जब जल के साथ क्रिया करता है, ये तो अभी हमने पढ़ा है। ऐसे ही K है किसका फॉर्मूला, पोटेशियम। तो पोटेशियम की जब जल के साथ रिएक्शन होती है तो मिलता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही कैल्शियम की जल के साथ क्रिया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही एल्यूमिनियम की जब जल के साथ क्रिया होती है तो Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्लस H2। ठीक है, और सिमिलरली आयरन की जब जल के साथ क्रिया होती है तो हमें मिलता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड और प्लस 4H2। ये डिपेंड करता है कितने H2 निकल रहे हैं वो, कि हमने यहाँ पर
कितने एटम्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो 4H2 एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड। तो ये हुआ धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। बाकी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है ये आप एक बार देख लेंगे, जैसे अभी समझाया था मैंने आपको उसी तरीके से इसको यहाँ पर देख लेंगे। अब हम समझेंगे धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। तो देखो हमारे सामने है जिंक Zn, इसकी जब अम्ल HCl, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो जब इसकी HCl से रिएक्शन होती है तो हमें मिला जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ऐसे ही यहाँ पर देखो जब सल्फर की HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है HNO3, ये सब आप जब 11th क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे तो आप खुद उनको देखेंगे अम्लों को। तो सल्फर की जब HNO3 से रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, प्लस SO2 प्लस 10NO2 और प्लस 4H2। यहाँ पर मिला पानी, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो ये हो गई अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब हम थोड़ा और देख लेंगे अम्लों के साथ अभिक्रिया धातुओं की। मैग्नीशियम जब अम्ल के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो हमें मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही जब एल्यूमिनियम यानी Al जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हमें मिलता है AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस साथ में निकलती है। ऐसे ही जिंक की HCl के साथ रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों ये हमने समझी है आज धातुओं की ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ और अम्लों के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होती है।